हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम मैक्सकॉन क्लासेस। तो आज CLIS क्वेश्चन सीरीज़ में हम लेक्चर थर्ड में कंटिन्यू करने जा रहे हैं, राइट। तो आज ये इस सीरीज़ का हमारा थर्ड लेक्चर है। इस सीरीज़ में हम जो है अभी BLI 112 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, राइट। अभी तक 20 क्वेश्चंस हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। The question is कि which of the following are considered while deciding a scheme of classification to be used for the library। इनमें से कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए लाइब्रेरी में, ठीक है। तो फर्स्ट इज द साइज एंड सब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कलेक्शन, ओके। यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। रिवीजन पॉलिसी ऑफ द स्कीम। तो आप अगर देखें ध्यान से, अगर इसको रीड करें तो चारों के चारों फैक्टर्स जो है हमें देखने पड़ते हैं जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। तो ये चारों ही सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। और इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में भी हम देख लेते हैं एक बार, राइट। तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले, कि किसी पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण पद्धति का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? संकलन की आमाप एवं विषय, ठीक है। संकलन की प्रकृति, ठीक है। पुस्तकालय में उपयोगिता क्या है उसकी, पद्धति की पुनरीक्षण नीति क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा जो है उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 22 इज द any single classification cannot satisfy all the users always as their individual needs are wide and varying। ये बिल्कुल वैसा ही कोई भी हम कुछ कितना भी कर लें कि हर इंसान को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ट्रू हो जाएगा कि हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है एक सिंगल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, क्योंकि सबकी नीड्स अलग हैं, बहुत वाइड रेंज हो जाती है ये, राइट। तो आगे इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं हम एक बार, कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के व्यापक और परिवर्तनीय होने के कारण कोई एकल वर्गीकरण पद्धति समस्त उपयोक्ताओं को सदैव संतुष्ट नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सत्य वचन है ये, कभी भी हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द DDC। DDC से काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं ना। डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है ये? दैट इज डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट। डेसिमल क्लासिफिकेशन दिया किसने था? कई बार देख चुके हैं हम, दैट इज मेलविल डेवे जी ने दिया था। और इसका ओरिजिन हुआ कहाँ पे था? इसका ओरिजिन हुआ था USA में, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछ रखा है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द DDC। तो है ना, DDC का कौन सा ट्रू नहीं है? इट इज़ एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में करा भी है किसी में। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द हिंदी, बिल्कुल ये भी सही है। हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है इसको, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट बिहार के ही थे। एक आप देख सकते हैं, अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा नाम उनका, बिहार के ही थे जिन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा इट हैज़ बीन पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल नहीं, ये USA में हुआ था। इट वॉज डिजाइन बाय SR रंगनाथन, नहीं, रंगनाथन जी ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने दिया था कोलन क्लासिफिकेशन, राइट। DDC तो किसने दिया था? मेलविल डेवे ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछ रखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो थर्ड और फोर्थ। तो हाँ, थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं शेरों। हिंदी में क्या है, हिंदी में देख लीजिए कि DDC जो है, DDC के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? वर्गीकरण कि यह एक विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति है, बिल्कुल ठीक। इसे हिंदी में अनुदित किया जा चुका है, बिल्कुल सही। इसे भारत में प्रकाशित किया जा चुका है, बिल्कुल मतलब किया गया था, ये कहना ऐसा चाह रहा है, राइट। इसमें थोड़ा सा एरर है हिंदी में। और इसे SR रंगनाथन द्वारा अभिकल्पित किया गया था, बिल्कुल नहीं, ये मेलविल डेवे द्वारा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 24। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस इन DDC। इसका
इसका सही ये क्या एक्चुअली में ट्रू है, राइट। तो डीडीसी के बारे में कई सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं पीछे। एक चीज़ और समझ लो कि इसमें 10 मेन क्लासेस होती हैं, और ये 10 मेन क्लासेस जो हैं ये मैनी सब क्लासेस में, बहुत सारी सब क्लासेस जो हैं उनमें डिवाइडेड होता है फर्दर डीडीसी। मोटी मोटी 3 किताबें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन 10 मेन क्लासेस होती हैं। 10 मेन क्लासेस कौन कौन सी होती हैं इसका एक सेपरेट वीडियो सेशन भी हम बना देंगे, ठीक है। ऐसे 000 इट इज़ द एक मेन क्लास हो गई, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। ये पूरे टोटल कितने हो गए? टोटल ये जो है 10 मेन क्लासेस, ये 10 मेन क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये फर्दर सब क्लासेस में बटी हुई हैं, ठीक है। तो ये 10 मेन क्लासेस कौन कौन सी होती हैं इसको हम एक सेपरेट छोटा सा सेशन इसका रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर सही हो जाएगा, 10 मेन क्लासेस होती हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। आगे चलें, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, बिल्कुल सही। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को 10 में विभाजित कर दिया गया और उसको सब डिविजन्स में भी किया गया, सब क्लासेस में, ठीक है। इसी ऐसी थोड़ी 3 मोटी किताबें बन गई, इसकी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स बनी हुई हैं इसकी, हमने देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैटलॉग इज टिपिकल टू अ लाइब्रेरी ओनली एंड इज नॉट फाउंड एनीवेयर। कैटलॉग जो होता है वो सिर्फ लाइब्रेरी में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये, है ना। क्यों? क्योंकि आप रिटेल स्टोर्स वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पे भी वो क्या होता है, कैटलॉग्स होता है। कैटलॉग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिखाना किसी चीज़ को, मतलब प्रेजेंट करना, ताकि जो भी उसका यूज़र है वो इजीली उसको एक्सेस कर सकें। लाइब्रेरी केस में बुक एक्सेस कर सकें, रिटेल स्टोर में अपना कोई प्रोडक्ट एक्सेस कर सके। पता होगी ये जो घरेलू जो मान लो जो है हार्पिक या इस टाइप का जो है बाथरूम क्लीनर्स जो है एक सेगमेंट में रखे होंगे, है ना। उसके अलावा जो किचन का सामान है वो एक सेगमेंट में रिटेल स्टोर में रखा होगा, तो ये भी कैटलॉग है एक टाइप के, राइट। तो कैटलॉग जो है काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। इसको हिंदी में देख लें, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, प्रसूची। जो है प्रसूची किसी पुस्तकालय मात्र के लिए प्रारूपिक होती है और किसी चीज़ में नहीं पाई जाती, तो ये बिल्कुल भी असत्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर का जगह असत्य, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग। इनमें से कौन सा सच है लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए? तो लाइब्रेरी कैटलॉग या कैटलॉग जो होता है उसका मेन काम क्या है? इट सर्व एज एन इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल इन द लाइब्रेरी। बिल्कुल, लाइब्रेरी में मटेरियल खोजने के लिए कैटलॉग यूज़ किया जाता है। इट अनेबल्स टू आइडेंटिफाई अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स डिटेल, ठीक है। डॉक्यूमेंट की डिटेल्स होती हैं कैटलॉग में, उससे हमें पता लग जाता है डॉक्यूमेंट कहाँ पे है ना, उसकी लोकेशन डॉक्यूमेंट की हमें पता लग जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है एवरी यूजर इज प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द प्रिंटेड कैटलॉग इन ऑल लाइब्रेरीज। तो ये बिल्कुल गलत है ना। ये तो आप बेसिक सा सेंस लगा के ऊपर के 3 ऑप्शन नहीं भी आते थे तो भी इसको सही कर सकते थे, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि सभी यूज़र को एक प्रिंटेड कॉपी दी जाती है कैटलॉग की। क्या आप लाइब्रेरी में जाते हैं आपको कोई प्रिंटेड कॉपी दी जाती है बिना मांगे कुछ भी कि ये कैटलॉग की कॉपी है, ये लेके भटकते रहो इधर उधर? तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, पहले 3 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर जो है फोर्थ वाला सही हो जाएगा, राइट। तो चौथा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं हम ज़रा, कि पुस्तकालय प्रसूची के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। यह पुस्तकालय की सामग्री सूची के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल ठीक। विवरणों से प्रलेख को पहचानने के लिए यह योग्य बनाती है, ये भी सही है। पुस्तकालय में प्रलेख की अवस्थिति प्रदान करती है, बिल्कुल, उसका पता लगता है कौन सी किताब को किस शेल्फ में रखी हुई है। समस्त पुस्तकालय में प्रत्येक उपयोक्ता को मुद्रित प्रसूची की प्रदान की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, दिया ही नहीं जाता, है ना। तो इसका जो है सही उत्तर ये चौथे वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग इन। अभी देखो स्टैटिक डेटा है, ये आपके मॉड्यूल में दे रखा है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, C.A. कटलर, दैट इज इनका नाम है चार्ल्स एमी कटर, है ना। C.A. कटर जी जो थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए थे लाइब्रेरी कैटलॉग के, इन कौन से ईयर में बताए थे, 1876 में बताया था, राइट। तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ये तो एक डेटा है जो कि आपके मॉड्यूल से डायरेक्ट लाइन उठाकर क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। ये वही निम्नलिखित में से किसने 1876 में पुस्तकालय प्रसूची के उद्देश्य निर्धारित किए, तो C.A. कटर जी ने किए थे, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू ISBD देयर आर हाउ मैनी एरियाज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ डॉक्यूमेंट। तो कितने एरियाज होते हैं? एक्चुअली में ISBD का पहले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ लें। तो ISBD का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म, ये एक्चुअली में सेट ऑफ रूल्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं डॉक्यूमेंट को कैसे हमें डिस्क्राइब करना है, राइट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ISBD के अकॉर्डिंग टोटल 8 है ना, राइट। टोटल 8 एरियाज होते हैं डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। तो आगे इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। ISBD के अनुसार किसी प्रलेख के वर्णन के लिए कितने क्षेत्र होते हैं? तो 8 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो है उत्तर दूसरे वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, राइट। तो इसमें देखिए डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी से नाम ही पता लग रहा है, डिक्शनरी में क्या होता है? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, है ना। ऑल एंट्रीज आर अंडर वन अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट का डी जैसे ही हुआ तो देखो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। तो ये जिस साल क्वेश्चन आया था इसमें क्वेश्चन एरर हो गया था। इसका ये जो है सही उत्तर तीसरा भी आप कह सकते हो और पहला भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। पहले का डी जैसे ही हुआ तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शेल्फ लिस्ट मतलब शेल्फ लिस्ट यूज़र को तो दी नहीं जाती। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखें अगर तो इसका बी हो जाएगा, ओपेक, दैट इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, आजकल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा क्लासीफाइड कैटलॉग की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर पहला या तीसरा कोई भी आप लगा सकते हैं। ये टाइपिंग एरर था शायद क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो आगे ये भी, इसका भी क्या होगा? वही सेम है, पहला या तीसरा दोनों ऑप्शन ही सेम है ना। कोशी प्रसूची का अगर बात करें तो सभी प्रविष्टियों को एक वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। डिक्शनरी का तो ये तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉरपोरेट ऑथर्स। कॉरपोरेट ऑथर्स क्या होते हैं? जब कोई कॉरपोरेट या कोई सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ऑथर करता है, किसी ना किसी बुक को लिखता है, तो उसे कॉरपोरेट ऑथर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, बिल्कुल ठीक है। सोसाइटीज़ आती हैं, ये भी ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस आते हैं इसमें, एंड इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो 4 ऑप्शन ही ठीक है इसमें। चौथा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सोसाइटी, कॉन्फ्रेंसेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑल आर द इन्वॉल्व इन एज अ कॉरपोरेट ऑथर्स। इसी का अगर हिंदी में भी वर्जन देख ले, निम्नलिखित में से कौन से निगमित लेखकों के उदाहरण है? शासकीय विभाग, समाज, सम्मेलन, संस्थान। बिल्कुल ये आपके मॉड्यूल से वो ज्ञान कोश का जो आपका यहाँ स्टडी मटेरियल आया होगा उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसका चौथा जो है उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ये हमारे अभी तक हमने जो है वो BLII 112 जो है आपका कोर्स, उसके 30 क्वेश्चन जो हैं टोटल कर लिए हैं, राइट। 30 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं 3 लेक्चर सीरीज़ में। तो बने रहिए अगली लेक्चर सीरीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।